आज के इस चैप्टर से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर आज हमने आपकी अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए 43 क्वेश्चंस लिए हैं और इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, या इसे अंग्रेजी में आप कहते हैं आवर इन्वायरमेंट। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। हम क्वेश्चन पढ़ करके केवल आपको आंसर बताएंगे, जिससे आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं कम समय में। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ होते हैं, तो जो भी अजैव होते हैं वो कभी भी क्रियाशील नहीं होते, वो अक्रिय होते हैं। ठीक है, अगला है वे पदार्थ दो जो जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जैव निम्नकरणीय कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा है? तो ये पदार्थ ये सभी हैं, डीडीटी हो, चाहे प्लास्टिक हो या पॉलीथीन हो, ये सभी है। अगला आपके सामने प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित करा करते हैं मिट्टी के बर्तन, डीडीटी, सूती कपड़ा या फिर कागज। तो आपको मालूम होना चाहिए जो डीडीटी होता है कीटनाशक, ये जो है पर्यावरण को दूषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र यानी जो मानव के द्वारा बनाया गया है? तो वन, तालाब और झील तो नहीं बनाता, लेकिन बगीचा जो होता है ये मानव द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परितंत्र यानी इकोसिस्टम का अजैव घटक नहीं है? यहाँ पर अजैव की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर 6 का जो डी है, बाकी जितने वायु है, वर्षा है और ताप है, ये सब में जीवन नहीं है, लेकिन पौधे जो है वो जीवित होते हैं, तो अजैव घटक यहाँ पर पौधे नहीं होगा। अगला प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित में से कौन अजैव कारकों के उदाहरण है? तो ताप है, वर्षा है, मिट्टी है, ये सभी उदाहरण है अजैव कारकों के। यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्षा, ताप, वायु, मृदा कैसे कारक हैं? तो ये तो सभी को मालूम है, ये अजैव हैं क्योंकि इनमें जीवन नहीं पाया जाता, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वन, तालाब और झील किस प्रकार के हैं? तो वन है और आपके तालाब हैं, झील हैं, ये सभी आपका परितंत्र बनाते हैं, जिसमें एक इकोसिस्टम बनता है, जिसमें सारे प्राणी जो है एक सिस्टम से उनका एक दूसरे पर निर्भर रह के अपना जो है जीवन यापन करते हैं। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सभी को मालूम है, वो उत्पादक कहलाते हैं, इसलिए उनको क्या कहलाएंगे? उत्पादक। अगला आपके पास प्रश्न है, स्वपोषी किस किस पोषी स्तर पर आते हैं? तो जो स्वपोषी होते हैं वो प्रथम स्तर पे आते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 12वां है आपके सामने, उत्पादकों के स्तर पर जीवों की संख्या कैसी होती है? तो जो उत्पादक होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, फिर आगे प्रथम, द्वितीय, इस धीरे धीरे कम होते हुए चले जाते हैं। जैव घटक और अजैव घटक किससे संबंधित होते हैं? तो जैव घटक और अजैव घटक दोनों ही ये हमारे पर्यावरण से संबंधित होते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? उद्यान देखिए मानव ही बनाता है, खेती जो है वो मानव ही करता है, और एक्वेरियम भी मानव ही बनाता है, लेकिन वन कभी भी मानव नहीं बनाता। ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम होता है, इसलिए मानव द्वारा निर्मित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कौन सा जीव शाकाहारी है? सभी को मालूम है, यहाँ पर टिड्डा शाकाहारी है, सांप है, जू है, खटमल है, ये सभी जो है शाकाहारी नहीं है, केवल और केवल टिड्डा जो है शाकाहारी है। निम्न में से कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो यहाँ पर आपसे जैव घटक पूछा जा रहा है, तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का जैव घटक है? तो यहाँ पर डी, पौधे जो है जैव घटक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न किसी परितंत्र में भोजन तथा ऊर्जा प्रवाह को कौन प्रदर्शित करता है? तो प्रदर्शित करता है आहार श्रृंखला। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? सभी को मालूम है, ये तो उत्पादकों पर ही निर्भर रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण
करते हैं। तो खाद्य जो श्रृंखला होती है उसमें किसका निर्माण होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा उत्पादक। और निर्माण कौन करता है? तो निर्माण करने में आपका जैसे बकरी है, घास है, मानो ये सभी करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न की बात करूं, 21 ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गी होता है? तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो केवल और केवल एक मार्गी ही होता है। अगला प्रश्न, जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है परितंत्र यानी इकोसिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वही प्रश्न बार बार आ रहा है, पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होते हैं। तो ये होते हैं आपके पादप, ठीक है, यानी पौधे। अगला प्रश्न है, शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं जो आपके शाकाहारी होते हैं ये आपको द्वितीय स्तर पर रखे जाते हैं। मांसाहारी को किस स्तर पर रखोगे? तो मांसाहारी आपको एक और आगे बढ़ा देना है क्योंकि वो शाकाहारियों को खाते हैं। अगला हमारे पास है, अपमार्जकों द्वारा अपघटन किया जाता है, किसका करते हैं? तो गाय का गोबर है, चाहे पौधे का सड़ना है या फल सब्जी के छिकलो, ये सभी का सड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आपका डी वाला बच्चों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा समूह एक भोजन श्रृंखला बनाता है? यानी किसमें पूरी देखिए, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। तो यहाँ पर ये सी वाली श्रृंखला, बाकी कोई भी श्रृंखला सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो गाय, बकरी, हिरण ये तो नहीं, लेकिन मेढक सभी को पता है ये मांसाहारी है। किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये केवल और केवल 1%, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलता है? ये भी प्रश्न कई बार जो है अच्छी प्रतियोगिताओं में पूछा गया। तो ये होता है 10%, यानी 10%। कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो ये आपका है चौथे स्तर पे। यहाँ से ऑप्शन डी होगा। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कीट जो होते हैं उनमें सबसे जो है हानिकारक जो आपका रसायन होता है वो संचित रहते हैं। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? इसके पहले भी आप देख चुके हो, ये केवल और केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य जाल, यानी ऑप्शन ए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ये आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें किया जाता है। कचरे का अपघटन कौन करता है? तो जो कचरा होता है उसका, चाहे वो जीवाणु, कवक और ये खुम्बे सभी मिल करके करते हैं। अगला है, पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं किसमें? ठीक है, तो यहाँ से ये जो है ऑक्सीजन में, यहाँ से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण है? तो ये जो त्वचा का कैंसर होता है बच्चों उसको पैदा करती हैं। तो ये त्वचा कैंसर यहाँ हो जाएगा। DDT की अधिकतम सांद्रता किसमें होती है? तो ये सांद्रता आपको किसमें होगी? ये हो जाएगी गिद्ध में, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है। ये इसकी तिथि है आपकी 16 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, CFC जैसे रसायन कौन से परत के ह्रास के कारण है? तो ये कारण है आपके यहाँ पर O3, ठीक है, ओजोन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन के अणुओं से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके ऑप्शन कुछ आगे हैं, आइए देखते हैं। ओजोन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते? तो ये रोकती है बच्चों ओजोन परत। कुल मिला के आज के ये 43 प्रश्न थे, संभवतः जरूर पसंद आए होंगे। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही
जो है लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप इन्हें याद करिए और अपनी स्कॉलरशिप को सुनिश्चित कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिए। जय हिंद।